हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आप अपने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो, मैं भी इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और इसी श्रेणी में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम लोग BEGE 145 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और BEGE 145 का ये सेकेंड वीडियो सीरीज है। BEGE 145 की ये सेकेंड वीडियो सीरीज है और ये लास्ट वीडियो सीरीज है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। उसके साथ साथ गैस पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये एडवर्टाइजमेंट पेज है, वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों की मर्जी, जो ठीक लगे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्लियर करते चलते हैं इसको, आगे बढ़ते चलते हैं। ये क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या मजाक हो गया, एक सेकेंड। क्लियर, ये तो कट गया भाई, रुक जाइए, ऐसा क्यों हो गया, मिस्टेक, सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पीड से भगा दिया। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो सेशन में। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ना है। 2021 शायद 30 पेजेस तक मैंने डिस्कस करवा दिया था। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। स्वॉट एनालिसिस प्रीवियस में गलती थी, वो आप लोग देख लीजिएगा। स्वॉक एनालिसिस था, पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था स्वॉक एनालिसिस, और 5वां नंबर क्वेश्चन था स्वॉट एनालिसिस। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ टी और सी का अंतर है, मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब क्वेश्चन है फिजिकल फिटनेस क्या है, इसके बारे में बताइए, और कीपिंग फिट का मतलब क्या होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, ये क्या है, फिट रहना किसे कहते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में फिजिकल फिटनेस का क्या महत्व है, ये बताइए। फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड वेल बींग, प्रिवेंट वेरियस प्रिवेंट्स वेरियस prevent various health problems, reduce the risk of several diseases like blood pressure, diabetes, cancer, etc. and improves a better quality of life। देखिए फिजिकल फिटनेस क्या है, तो यह स्ट्रॉन्ग बोन्स प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इससे हम जो है एक बेटर हेल्थ की ओर लीड करते हैं, हम अच्छा जीवन यापन करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। ठीक है। और अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, हम फिजिकली पूरी मेंटली फिजिकली पूरे फिट हैं, तो फिर इससे हमारे हमारे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और हमें कोई अन्य डिजीज़ भी नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हमें डायबिटीज़, कैंसर वगैरह हमें नहीं होंगे। फिजिकल फिटनेस रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन एंड चांसेस ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड एंड मेक यू फील बेटर। You can improve your physical fitness and body composition by making healthier food. Fitness is divided into two parts: general fitness, which refers to health and well-being, and special fitness, which is related to particular type of exercise. Good fitness can be obtained by getting proper nutrition and take enough breaks। देखिए, फिजिकल फिटनेस अगर है तो उससे हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमारी टेंशन कम होती है, और हम डिप्रेस्ड कम होते हैं, और हम हमेशा फील बेटर करते हैं। और फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें हेल्दी भोजन लेना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। फिटनेस को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: जनरल फिटनेस, जिसमें कि हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी वेलबींग, हमारा मतलब स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होता है, और स्पेशल फिटनेस जो होता है उससे मतलब हो गया कि अगर हम एक डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो वो हमारी स्पेशल फिटनेस हो गई, जिससे कि हम मोटापा वगैरह हमें नहीं आती है। ठीक है। गुड फिटनेस को ऑब्टेन करने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और फिर इनफ ब्रेक्स हमें लेते रहने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में फिजिकल फिटनेस का क्या महत्व है। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं, ये क्या है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये वाला। तो फिटनेस ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम, works to develop and strengthen it, as it reduces prevalent disease and especially heart disease and excessive obesity। देखिए, फिटनेस से क्या होता है कि हमारा मस्कुलर सिस्टम का जो वर्किंग फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, और हम अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं, और ये हमें मतलब डिजीज से बचाता है, और स्पेशली हार्ट डिजीज वगैरह से बचाता है। On the psychological side, fitness can enhance one's self-confidence and reduce the chance of stress and anxiety or depression. It also help build an attractive personality। देखिए, अदर साइड में अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल साइड से बात करें, तो फिटनेस जो है वो हमारे खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में मदद करता है,
हमारे स्ट्रेस को कम करता है, मतलब हमारी जो परेशानियां हैं उसको कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। फिजिकल फिटनेस हैज मेनी बेनिफिट्स, फिजिकल फिटनेस के मेनी बेनिफिट हैं और ये हमारे बॉडी और हेल्थ को मैनेज करने की कोशिश करता है। इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल हेल्थ, इंक्रीज द साइज ऑफ द लंग्स एंड इनहेंस द साइज ऑफ द हार्ट एंड वर्क्स विथ ऑर्गेनाइज्ड हार्ट। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस से क्या होता है कि हमारा ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज होता है। वही चीज़ है भैया, सब कुछ वही लिखा हुआ है, बताना क्या, ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं फिजिकल फिटनेस क्या है। ठीक है, physical fitness improves of the overall health of individual and has an important role in promoting the lungs and stimulating them to work efficiently। physical fitness से क्या होता है कि lungs जो है वो अच्छे से वर्क करता है। it helps regulate the heart rate, यह अच्छे तरीके से हार्ट रेट को रेगुलेट करता है और यह मस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। हम कुछ खेल वगैरह खेलते हैं तो इससे भी हमारी फिजिकल फिटनेस जो है वो बढ़ती है और इससे क्या होता है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में भी अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। हम अपने फिजिकल फिटनेस लेवल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। तो हम एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, मतलब हम प्रति सप्ताह रेगुलर टाइम पर एक्सरसाइज करते रहें तो हमारी फिजिकल फिटनेस बढ़ सकती है। फिर एक्सरसाइज इंटेंसिटी कंट्रोल, द टारगेट हार्ट रेट शुड बी रीच्ड व्हेन परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हुए हमें हार्ट रेट को अचीव करना है जो हमारा टारगेट है। ऑप्टिमल एक्सरसाइज, देखिए ऐसा है कि इतना भी एक्सरसाइज नहीं कर लेना है कि तबीयत ही खराब हो जाए। एक लिमिट में, एक अच्छी मात्रा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी मेंटली फिजिकली फिट रहे। ठीक है, चेंज एक्सरसाइज टाइप, अब हमेशा एक ही तरीके का एक्सरसाइज नहीं करना है भैया कि एक ही तरीके से एकदम लगे पड़े हैं, धसे पड़े हैं, नहीं, हमें अपने एक्सरसाइज के लेवल को भी चेंज करना पड़ता है और प्रतिदिन हमें अलग अलग एक्सरसाइज करने चाहिए। डिस्क्राइब मेंटल हेल्थ ब्रीफली, डिस्कस द वेज टू बूस्ट मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य, अभी ऊपर हमने शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, शरीर से संबंधित जो हमारे हाड़ हड्डी मांस का जो शरीर है। हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे स्वस्थ रहे या हमारा मन कैसे स्वस्थ रहे। ठीक है, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट इनेबल्स पीपल टू कोप विद द स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community। It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships and shape to the world we live in। Mental health is basic human right and it is crucial to personal community and socio-economic development। देखिए मेंटल हेल्थ जो है ना एक स्टेट होता है, माइंड का एक स्टेट होता है जिसमें मतलब मस्तिष्क की एक अवस्था होती है जिसमें कि मस्तिष्क अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाता है। ठीक है, अगर हमारा मेंटल हेल्थ सही है तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और हमारी एबिलिटीज़ क्या है इसका हमें पता चलता रहेगा और हम अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और हम अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे और इसी के साथ साथ हम सोसाइटी में भी लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है मनुष्य का एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि उसका मन संबंधी स्वास्थ्य जो है वो कम से कम बिल्कुल सही हो ताकि वह पुरुषों से या स्त्रियों से या समाज में लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो सके, समाज में लोगों से अच्छे तरीके से मिल सके, घुल मिल करके रह सके। मेंटल हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। It exists on complex continuum which is experienced differently from one person to the next with varying degrees of difficulties and distress and potentially very different social and clinical outcomes। देखिए मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटल डिसऑर्डर के अपोजिट होता है और ये मेंटल डिसऑर्डर से कहीं ज़्यादा होता है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है मानसिक पागलपन, होता है ना, कोई पागल हो गया, डिप्रेशन में चला गया, ज़्यादा सोचने लग गया, कुछ से कुछ करने लग गया। तो मेंटल हेल्थ अगर आपका ठीक है तो आप मेंटल डिसऑर्डर की समस्या के शिकार नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, वेज टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ। आप मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो स्टार्ट योर डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो देखिए जैसे मॉर्निंग आप सुबह उठते हैं, हैव अ मॉर्निंग रूटीन इज गुड बट मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग विथ योर डे ऑन अ पॉजिटिव नोट इज इम्पोर्टेंट टू। तो अपने डे को मतलब पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि पीछे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुई तो आप उसी को लेकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डे जो आपकी शुरुआत होती है सुबह की वो अच्छे से करें, खुश होकर करें, हैप्पीली करें। तो ये एक तरीके से आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा। स्टे प्रेजेंट, वर्तमान में जिए ना कि भविष्य और भूत में। रेदर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इजंट इवेंट एक्चुअली happening right now, focus on what is happening। your coffee is not this new playlist sound fun, your dog looks extra fluffy today, this banana taste perfectly ripened। देखिए स्टे प्रेजेंट, वास्तव अभी प्रेजेंट में रहिए। क्या नहीं हो रहा है उसको नहीं सोचना बल्कि क्या हो रहा है उसको सोचना है।
ठीक है। मेक टाइम अप फॉर एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए और अपने आप को अच्छा रखिए। ईट हेल्दी, योर ब्रेन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। देखिए ब्रेन सबसे ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि यही पूरे बॉडी को सिग्नल देता है, पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है। जिस दिन ब्रेन डेड उस दिन बंदा ओनली ऑन बेड। समझ गए ना? तो या कह लीजिए जिस दिन ब्रेन डेड लाइफ टाइम ऑन बेड। तो हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, ताकि आपका जो ये बिजिएस्ट ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर सके। सोशलाइज, अपने आप को सोशलाइज करके रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है जैसे कोविड में किए, नहीं भैया, लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों से बातें कीजिए। सोशलाइज होंगे तो आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ, अपने काम के लिए गोल सेट कीजिए कि आपको ये काम करना है और ऐसे करना है। टेक स्लीप सीरियसली, और अच्छे से सोइए, जितना सोएंगे उतना ज़्यादा मेंटली आप फिट रहेंगे। व्हाट डज स्ट्रेस फ्री मीन, स्ट्रेस फ्री का मतलब क्या हुआ बताइए। स्ट्रेस फ्री रिफर्स टू स्टेट वेयर द फीलिंग ऑफ वरी इज एब्सेंट, when you are not bothered by any other negative feelings that make you feel anxious or tense, to live in a stress free condition. Stress is a result of thought that keep you unhappy. देखिए स्ट्रेस फ्री का मतलब क्या हो गया, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बॉदर नहीं है, यू आर फ्री, एकदम मौज में है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गया। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आते हैं माइंड में, और जितने जितने कम नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे आप उतने स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और जितने कम नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे आप उतने कम एंग्जियस होंगे, आपको एंजाइटी उतनी कम होगी। और जबकि स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि आप अनहैप्पी हैं, मतलब खुश नहीं है। ठीक है। व्हेन यू रीड योर सेल्फ ऑफ सच फीलिंग्स यू आर इन स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रेस फ्री। Stress reduction methods like deep breathing, meditation, and exercise are all the roadmap to leading a stress-free life. A positive approach, gratification, and satisfaction towards life are important to stress relieving techniques to deal with it. देखिए, जब आप अपनी समस्याओं से, अपनी फीलिंग से, अपने बुरे फीलिंग से पार पा लेंगे, उससे जीत जाएंगे, तभी आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, मतलब समस्या से फ्री हो जाएंगे। स्ट्रेस, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, आप जो चिंताग्रस्त होते थे उससे आप हट जाएंगे। ठीक है। तो स्ट्रेस रिडक्शन की सबसे बेहतरीन तकनीक है कि आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, मेडिटेशन, योग वगैरह कीजिए और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। ठीक है। वेज टू लीव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये तो बताएंगे दिए, इसमें बताना क्या है, सब कुछ तो उसी में है। लंबा करना है तो कुछ वक्त कुछ तो बताना पड़ेगा ना भैया। तो कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, ये इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, छोटा होना था ना इसको। स्टॉप एनालाइजिंग, ये भी बड़ा ही लग रहा है, इसको करते हैं। ये है स्टॉप एनालाइज ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन दैट हैवंट हैपेंड। जो सिचुएशन होगा ही नहीं या जो सिचुएशन हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच करके फायदा क्या, तो उसको सोचने से बचिए, उसको इग्नोर करिए, और जितना आप इग्नोर करेंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। डोंट टेक ऑन अदर्स पीपुल प्रॉब्लम, और देखिए लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मदद नहीं करना चाहिए कि खुद के बारे में ही भूल जाए। ठीक है। तो लोगों की ज़्यादा मदद करने से भी बचिए, करना चाहिए उतना ही करना चाहिए जितना संभव हो सके। कहते हैं ना, एक कहावत है, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो जितनी शक्ति हो उतनी ही मदद कीजिए। ठीक है। या खुशी दान महाकल्याण, जितनी खुशी हो, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, उसके बाद जय सिया राम। गेट प्रेजेंट इन द मोमेंट, हमेशा आप प्रेजेंट में रहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर में चले गए, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नोट व्हाट यू डोंट। फोकस कीजिए जो आपके पास है, उस पर मत कीजिए जो आपके पास नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 300 की बुक है पिछले वीडियो सेशन में, सॉरी मार्केट में 500 की मिलती है, उस बुक की ज़रूरत आपको है नहीं, लेकिन वही बुक आपको 200 रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। आपको फ्लिपकार्ट लुभा रही है और आप लोभ में आ गए और आपने अपना 200 गवा दिया। तो जो जो चीज़ की ज़रूरत आपको थी नहीं, आपने उस पर फोकस किया, जबकि आपको ज़रूरत किसी अन्य पुस्तक की थी जिसकी वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन आपने उसको लिया नहीं। तो जो है आप उस पे सोच नहीं रहे हैं, और जो नहीं है आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इससे आप स्ट्रेस में जाएंगे। तो आपके पास जो है उसके बारे में सोचिए और मस्त रहिए, बात खत्म। वही चीज़ है, फॉलो स्टडी रूटीन। आप आपने एक रूटीन बना लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। गुड, अपने अपने आप का सेल्फ केयर कीजिए, टेक अ गुड सेल्फ केयर, अपना खुद का सेल्फ केयर कीजिए, बस बात खत्म। व्हाट इज हैप्पीनेस क्वोशेंट, हैप्पीनेस क्वोशेंट क्या है, तो इट इज़ अ मॉडल दैट मेक्स इट इजियर फॉर अ पीपल टू ऑब्जेक्टिवली जज देयर हैप्पीनेस इन वेरियस एस्पेक्ट।
Your HQ, your happiness quotient basically help you understand where you are at the 5 factors of your life, are at with the 5 factors of your life, factors on which your happiness quotient depends. तो देखिए हैप्पीनेस क्वोशेंट एक तरीके का एक मॉडल है जिसके माध्यम से ये पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति कितने लेवल तक खुश है, कितना ज़्यादा हैप्पी है। ठीक है, अब देखिए इस हैप्पीनेस क्वोशेंट को इतने फैक्टर्स पे डिसाइड किया जा सकता है। इमोशनल वेलबींग, कौन कितना ज़्यादा इमोशनल है, जो जितना इमोशनल होगा वो उतना हैप्पी रहेगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि कभी कभी ज़्यादा इमोशनल होना भी नुकसानदायक होता है। तो एक तरीके से इमोशनल को भी कंट्रोल करना और न्यूट्रल इमोशन आप दिखा रहे हैं तो आप मतलब हैप्पी है। फिजिकल वेलबींग, आपका शरीर कितना स्वस्थ है जो भी आपके हैप्पीनेस को डिसाइड करेगा। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा है, ये सब आपके हैप्पीनेस को डिसाइड करेंगे। जिसमें से अभी मैंने इमोशनल वेलबींग के बारे में आपको बता दिया है कि ज़्यादा आपको इमोशनल भी नहीं होना है या फिर ज़्यादा क्या कहते हैं आपको र्यूड भी नहीं होना है, तो एक बैलेंस बना के चलना है तो आप खुश रहेंगे। अब फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं। योर फिजिकल हेल्थ इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू योर हैप्पीनेस। जितना ज़्यादा आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा या फिजिकल फिटनेस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका हैप्पीनेस परसेंट रहेगा। इन अ हेल्दी बॉडी लिव्स अ हैप्पी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब हो गया कनेक्शन विथ योर सेल्फ। आप खुद को कितना समझ रहे हैं, आप जितना ज़्यादा खुद को समझेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। अधिकतर लोग समझते हैं कि मतलब धर्म स्थल पर जाना, पूजा पाठ वगैरह करना ये स्पिरिचुअल हेल्थ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद का खुद से मिलन करना, ये ऐसा हो सकता है आप आईने के सामने खड़े हो गए और खुद से बातें कर रहे हैं आईने से, तो यही हो गया आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, अब है प्रोफेशनल ग्रोथ। आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको पसंद नहीं, वो जॉब आपको पसंद नहीं, आप कोई दूसरा जॉब ले रहे हैं और वो जॉब आपको पसंद है तो आप वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे। तो यह भी आपके एक तरीके से पर्सनल ग्रोथ भी आपके हैप्पीनेस क्वोशेंट को अफेक्ट करता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? It is a subjective sense of overall personal worth or value similar to self-respect. It describes your level of confidence in your abilities and attributes. Having healthy self-esteem can influence your motivation, your mental well-being, and your overall quality of life. However, having self-esteem that is either too high or too low can problematic. Better understanding of what your unique level of self-esteem it can help you strike a balance that is just right for you. Key element of self-esteem growth. देखिए सेल्फ स्टीम एक सेंस है, ठीक है, इसमें व्यक्ति जानता है कि उसकी महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। अगर मैं वीडियोस ना बनाऊं तो आप लोग किसी और का देख लेंगे, या कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद आती है, मेरे से सुनना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया कि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि कुछ लोग मेरी बातों को समझते हैं तो मुझे उससे बताना चाहिए, मुझे उससे समझाना चाहिए। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं उन्हें समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यही सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम एक स्टेट है जिसमें कि व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी असली वैल्यू क्या है। हालांकि ज़्यादा सेल्फ स्टीम होना भी सेहत के लिए हानिकारक है और कम सेल्फ स्टीम होना भी सेहत के लिए हानिकारक है। ज़्यादा सेल्फ स्टीम का मतलब हो गया ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, घमंडी हो जाना। भैया जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, अरे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और नहीं पढ़ा पाएगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और नहीं बता पाएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे उतनी ज़्यादा समस्या क्रिएट होगी। लो कॉन्फिडेंस हो, अगर आपकी लो सेल्फ स्टीम है तो इसका मतलब है लो कॉन्फिडेंस है आप, और यह भी समस्या है। जैसे मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ, मुझे पता ही नहीं पढ़ाना क्या है, बोलना क्या है, मैं एकदम हकला रहा हूँ, डर रहा हूँ, तो मेरी लो सेल्फ स्टीम हो गई। तो फिर मुझे ये हो गया, अंडर कॉन्फिडेंस की समस्या हो गई मेरी समस्या, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एक सेकेंड, हाँ क्या था भाई, ऊपर में क्या था क्वेश्चन? की एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम के की एलिमेंट्स क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब की एलिमेंट है। ठीक है, और इस सेल्फ स्टीम को कभी कभी सेल्फ वर्थ के नाम से जाना जाता है, सेल्फ रिगार्ड के नाम से जाना जाता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्मली जो है ना, बच्चों में सेल्फ स्टीम कम होता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, तो वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो सेल्फ स्टीम स्टार्टिंग में उनकी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सेल्फ स्टीम जो है वो बढ़ती जाती है। सेल्फ स्टीम इंपॉर्टेंट क्यों है? जितना बढ़िया आपका सेल्फ स्टीम होगा उतनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, उतने अच्छे रिलेशनशिप आपके लोगों से होंगे, उतनी अच्छी आपकी इमोशनल हेल्थ होगी, और उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन, ये आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप हेल्दी होंगे तो आप अपने आप को अपने अंदर पॉजिटिविटी पाएंगे और फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हेल्दी सेल्फ स्टीम, तो अवॉइड डवेलिंग ऑन, जैसे हम सेल्फ स्टीम को अपना हेल्दी कैसे बना सकते हैं, मतलब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हम कैसे अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं या कैसे हमारा सेल्फ स्टीम अच्छा हो। तो सबसे पहली बात कि हमें अपने पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंस को छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ, हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, ठीक है। और बिलीव यू आर इक्वल टू एवरीवन एल्स, नो बेटर और नो वर्स। देखिए आपको मानना चाहिए कि आप जैसे हैं वो सब वैसे ही सब कोई है, ना कोई आपसे बेहतर है ना कोई आपसे बुरा है। एक्सप्रेस योर नीड्स, आप अपनी ज़रूरतों को समझें तो आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी है। फील कॉन्फिडेंट, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस फील करना है, चने के झाड़ पे चढ़ जाना, ऐसा नहीं है। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, और लाइफ में पॉजिटिविटी की ओर देखना भी हाई हेल्दी सेल्फ स्टीम का एक एग्जाम्पल है। लॉ सेल्फ स्टीम, अगर सेल्फ क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, सेल्फ स्टीम लॉ है तो फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि भैया आपसे भी कोई बेहतर है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और आप अपनी अपने वीकनेस को फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी कर भी पाएंगे लेकिन उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप फ्रीक्वेंटली डरेंगे, सेल्फ डॉट समस्या क्रिएट होगी और फिर आप डरते डरते मतलब आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यू मे हैव अ निगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ एंड फील अ लैक ऑफ कंट्रोल, और आपके जीवन में आपको लगेगा कि सब कुछ अंधकार ही अंधकार है, ठीक है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक सेकंड में अब पानी पी लेता हूँ और मुझे लग गई है प्यास। आइए चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हाई इज सेल्फ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट, व्हाई इज सेल्फ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ की टू सेल्फ अवेयरनेस, इट अलाउज अस टू लुक नेचुरली एट आवर थॉट्स फीलिंग्स इमोशन एंड एक्शंस, ठीक है। Through this practice, we are able to look at ourselves with newfound interest and curiosity. As we begin to dig deeper, we may question our very big, asking, why do I feel this way? Self-reflection is a skill, the ability to be aware of yourself. It is particular kind of awareness that is applied to yourself on many levels: physical, mental, emotional, and spiritual. When we engage in self-reflection, we are developing what is known as inner witness. This is the ability to look at yourself, even your own thoughts, and even what is beneath the thoughts and emotion from a slight distance. It almost look peering at your image in the mirror, except that the potential and importance of self-esteem reflection goes much deeper than your outer appearance. Self-reflection is an essential skill for personal growth. Without it, we walk around unconscious and often reactive to other and even our own selves. If you have ever had an emotional response to something or blurted out words that you late regretted, you can see how self-reflection might assist you in choosing more healthy response and changing behaviors that aren't working well for you. देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है दोस्तों, खुद के बारे में आप कितना जान रहे हैं यही सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आईने के सामने खड़े हो जाइए, जाकर के आईने में जो चेहरा आपको दिखे उससे आप बात कीजिए कि वो कैसा है, कैसा दिख रहा है, उसके उसके अंदर की फीलिंग्स क्या है, वो किससे लड़ रहा है, किससे जीत रहा है। तो यही सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ये एक तरीके का स्किल है जिसके माध्यम से आप अपने बारे में जान सकते हैं, आप अपने आप के बारे में अवेयर हो सकते हैं कि आपकी कमी क्या है, आपकी खूबियाँ क्या है, आपकी फिजिकल हेल्थ क्या है, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आपकी इमोशनल कंडीशन क्या है, आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, ठीक है। और जब तक आप अपने आप का सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप अनकॉन्शियस रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप अंदर से हैं क्या। सेल्फ रिफ्लेक्शन का जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ, इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, तभी तो वो भगवान कहलाए। उसी तरह भगवान महावीर को सेल्फ रिफ्लेक्शन स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन मिल गया, इनलाइटनमेंट हो गया उनका, तो वो भगवान कहलाए। तो हम हालांकि हम भगवान तो नहीं हो सकते, बट हम अपने बारे में सोच विचार सकते हैं, और जब हम अपने बारे में सोचेंगे तभी हम अपने बारे में कॉन्शियस होंगे, और जब हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, अपनी कमी खूबियों को नहीं जानेंगे तो हम अनकॉन्शियस रह जाएंगे। और हम अगर अनकॉन्शियस रहेंगे तो फिर हम लोगों के सामने अनइवन रिएक्ट करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, फिर हमारे लिए समस्या क्रिएट होगी, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लर्नेबिलिटी और व्हाई इज लर्नेबिलिटी सो क्रूशियल। यहाँ पर एक पिक्चर थी, शायद वो डिलीट हो गई है,
अच्छा नीचे होगी, देख लूंगा। द डिजायर और एबिलिटी टू ग्रो एंड अडॉप्ट योर स्किल टू रिमेन employable is learnability. It is more complex than it sounds, as it entails going from periodically doing and learning something new to adopting learning as a way of life. It's about seeking new skills to learn on a continual basis. Eventually the skill of learnability trains the mind to become agile and make one better adept with a rich spectrum of skill sets. As technological innovations accelerate and individuals face up for a future with scare knowledge of new profession, embarrassing learnability as a foundational skill become crucial. Learnability has become a priority for individuals as well as corporates. Manpower, a human resources consultancy, shows that the attribute of continuous learning is directly related to the well paid jobs. देखिए, लर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि समय के साथ ग्रो करना और नए नए स्किल्स को अपने अंदर अडेप्ट करना, नए नए स्किल्स को सीखना, ताकि जिंदगी भर रोजगार प्राप्त किया जा सके, उसे हम लर्नेबिलिटी कहेंगे। जैसे आपको मान लेते हैं किसी रेलवे के लोको पायलट में जॉब हो गया, पहले आपको एक डीजल लोकोमोटिव चलाने को दिया गया, तो अब आपने डीजल लोकोमोटिव चलाने के स्किल्स को समझा कि कैसे डीजल इंजन को चलाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजन को चलाने के लिए दे दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलाने की तकनीक को भी सीखेंगे। तो फिर क्या हो गया कि इस तरीके से आपकी इच्छा जागृत हुई कि आप कैसे डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन को चलाना सीखें, और फिर धीरे धीरे आपकी स्किल्स में बढ़ोतरी हुई। पहले डीजल इंजन चलाने की स्किल्स बनी, फिर क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलाने की भी स्किल्स बन गई। तो इस तरीके से आप क्या हुए, एम्प्लॉयबल रह गए, मतलब आपका रोजगार आपके साथ रह गया और आप आगे सीख भी गए। तो यही लर्नेबिलिटी है। अगर आप मान लेते हैं आप एम्प्लॉयबल नहीं रहते, ठीक है, एम्प्लॉयबल मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलाने नहीं सीखते तो सरकार आपको निकाल देती, बोलते भैया आप अपना रास्ता देख लीजिए, हमसे ना हो पाएगा, आपको हम नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो यही हो गया। देखिए अभी के दौर में लर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया, क्योंकि देखिए अभी के दौर में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर नए नए स्किल्स को सीखना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, और जितना ज़्यादा लोग नए स्किल्स को सीखेंगे, नए लर्निंग स्किल्स को सीखेंगे, लोग उतना ज़्यादा रोजगार में बने रहेंगे, और जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटी कम होगी लर्न करने की, वो रोजगार से आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, अभी का दौर ऐसा चला आया है कि यहाँ बेहतर नहीं जिएंगे, बेहतर को रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि बेहतरीन को रोजगार मिलेगा, इसीलिए बेहतरीन बनिए। ठीक है, क्लियर है। अब अगले पेज पर चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इनक्यूलेटिंग लर्नेबिलिटी एज ए स्किल। देखिए इस लर्नेबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 लोग इसको यूज करते हैं, प्रोफेशनल यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वाले यूज करते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। देखिए अगर प्रोफेशनल जो वर्किंग लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न रिलिंग बिल्ड कार्ड फॉर लाइफ टाइम एम्प्लॉयबिलिटी, कैपेबिलिटी टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड। देखिए वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, ताकि वो भीड़ से हट करके एक नए ट्रैक पर चले और उनको रोजगार जो है जीवन भर उनको मिला रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी इसको यूज करते हैं। देखिए इस तरीके से लर्नेबिलिटी को यूज करके वो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वो जान सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि वो लर्नेबिलिटी को यूज करके रोबोट बना लेते हैं, और रोबोट को वो 5,000 की सैलरी दे करके 5 लोगों का काम करवा लेते हैं, और 5 लोगों की सैलरी 50,000 होती थी, तो इनडायरेक्टली उन्हें 45,000 का हो गया प्रॉफिट। तो ये लर्नेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सीखी और रोबोट को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, लर्नेबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन वाले भी यूज़ करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि एक तरीके से स्टूडेंट के करियर को बनाने के लिए अब लर्नेबिलिटी को यूज़ करते हैं। हम सीखने सिखाने का काम तो चलता है ना इंस्टीट्यूशन में भैया, आईटीआई वगैरह होती है ना, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अलग अलग ट्रेड में लोगों को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। तो वो एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि लोगों को नई चीज़ों को सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्नर, जो लगातार सीखने वाले लोग होते हैं उनका हैबिट क्या होता है। देखिए चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे जवान कोई व्यक्ति हो, या फिर स्टूडेंट हो, वो हमेशा स्कूल नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो खुद से सीखने की कोशिश करता है, सेल्फ स्टडी की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो खुद सीखता है तो इससे क्या होता है कि वो खुद को फैसिलिटेट करता है और नए नए नॉलेज और स्किल्स को सीखता है। ठीक है, क्लियर। और इसके 3 एस्पेक्ट नहीं 10 एस्पेक्ट्स हैं, सॉरी इसके नीचे वाला है 3।
तो क्यूरियसिटी इज द बिगेस्ट प्रीकर्सर ऑफ लर्नेबिलिटी। जितना ज़्यादा क्यूरियस आप होंगे, जितना ज़्यादा जिज्ञासु आप होंगे, उतनी ज़्यादा नई चीज़ों को आप सीखेंगे। कंटिन्यूस लर्नर आर हाईली क्यूरियस, जो लगातार सीखते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और हमेशा कुछ नई बातों को सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं। और वन कैंट एक्स द स्किल ऑफ लर्नेबिलिटी विदाउट बीइंग क्यूरियस, जो अगर कोई व्यक्ति क्यूरियस नहीं है तो वो नए स्किल्स को कभी नहीं सीख पाएगा। और ये 10 वे हैं और इसके माध्यम से कंटिन्यूस लर्निंग स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, हमेशा नया सीखने की कोशिश करिए। सीक न्यू स्किल्स इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो एरिया है इंटरेस्ट का उसके अंदर कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। हंट फॉर स्पेसिफिक एंड डिटेल्स, और कुछ डिटेल्स वाली बातों को सीखने की कोशिश कीजिए। बी अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को अपडेट कीजिए। और यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बताना क्या है, सब तो लिखा हुआ ही है, देख लीजिएगा, ठीक है। 3 डायमेंशन ऑफ लर्नेबिलिटी, 3 डायमेंशन होते हैं, एडवेंचरस, इंटेलेक्चुअल एंड अनकन्वेंशनल। देखिए एडवेंचरस का मतलब हो गया क्या, आपके अंदर इच्छा हुई, कुछ डिजायर हुई एक्सप्लोर करने की, नया सीखने की, तो ये हो गया एडवेंचरस। एडवेंचरस डायमेंशन हो गया लर्नेबिलिटी का। इंटेलेक्चुअल, आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आया, कुछ सीखना चाहिए मुझे। देखिए जैसे एडवेंचरस का मतलब क्या हो गया, आपको भी इच्छा होगी कि मैं जा रहा हूँ हवाई जहाज बनाने के लिए, तो आप ये एक एडवेंचरस काम करने चले गए, हवाई जहाज बनाने चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा इंटेलेक्चुअल, मान लेते हैं आपको इच्छा हुई कि हमें कुछ सीखना चाहिए, आपके सामने पुस्तक पड़ी हुई, आप पुस्तक से आपने 2 लाइन पढ़ लिया, तो 2 लाइन पुस्तक में लिखी हुई है, ठीक है, और आपने उसको पढ़ के सीखा, तो ये इंटेलेक्चुअल हुआ, आपके अंदर मोटिवेशन आया, आपने उसको करना स्टार्ट कर दिया। एडवेंचरस क्या हुआ, जिसका कोई आइडिया आपको नहीं है, ठीक है, आप जानते हैं कि हाँ केवल ये चीज़ ऐसी होती है और आप इसको बनाने का स्टार्ट कर दिए, तो ये एडवेंचरस हो गया, ठीक है। अनकन्वेंशनल क्या हो गया कि मतलब जिसका कोई आइडिया आपको है ही नहीं और कोई लोग जानता भी नहीं है, ठीक है, और फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए, तो ये अनकन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग हो गया। मतलब इसका कोई तौर तरीका होता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। माइंड मैपिंग क्या हो गया, इट इज़ अ ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट, इट इज़ विजुअल थिंकिंग टूल्स दैट हेल्प स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, हेल्पिंग यू बेटर एनालाइज, कॉम्प्रिहेंड, सिंथेसाइज, रिकॉल एंड जनरेट न्यू आइडियाज। देखिए एक तरीका है जिसके माध्यम से आइडिया और कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि विजुअल चीज़ों को विजुअल मतलब विजुअल दिखाए जाते हैं, और विजुअल्स के माध्यम से एक मतलब इन्फॉर्मेशन जो है दिमाग में फीड करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये, तो ये क्या है, यही माइंड मैपिंग। और एक एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है, ये वाला देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये माइंड मैपिंग का एक एग्जांपल है। क्लियर, क्या बेनिफिट है माइंड मैपिंग का, नोट टेकिंग में हमारी मदद होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमारी मदद होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, स्टडी और मेमोराइजेशन में हमारी मदद होती है, प्लानिंग बनाने में, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट करने में, यही सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और क्या बताऊँ मैं इसमें। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस और व्हाट आर द मोस्ट क्रूशियल वैल्यूज दैट अ लीडर शुड एग्जिबिट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the capability of a person to manage and control his or own emotion and possess the ability to control the emotions of other as well. In other words, they can influence the emotion of other people also. देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, एक पर्सन की कैपेबिलिटी, एक पर्सन की क्षमता है कि वो अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, और साथ ही वो दूसरे की भावनाओं को भी कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या उसकी क्षमता क्या है कि वो दूसरे की भावनाओं को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अगले वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगले तरीके मतलब दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से दूसरे के इमोशनल इंटेलिजेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन लीडरशिप। लीडरशिप में सबसे अधिक अगर इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। It is said to have 5 main elements such as self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills। तो ये 5 मेन एलिमेंट होते हैं लीडरशिप के, और ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल होते हैं लीडरशिप के। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इफ़ यू आर सेल्फ अवेयरनेस व्हाट आर यू डूइंग थ्रू यू वुड बी इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड अदर एंड अफेक्ट पीपल अराउंड यू। देखिए अगर आपको खुद के बारे में पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो जब आपको पता है और आपको ये भी पता होगा कि आपके आपके इस काम से लोगों को क्या इफेक्ट होगा, तो यही सेल्फ अवेयरनेस है। जितनी ज़्यादा आपकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ, आपका सेल्फ अवेयरनेस का सेल्फ
अवेयरनेस स्ट्रेंथ अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप मतलब आगे बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी होगी। सेल्फ रेगुलेशन इज द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू थिंक बिफोर स्पीकिंग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयर यू कैन रेगुलेट योर सेल्फ। देखिए सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि यह एक स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस के बाद का, जिसके माध्यम से लीडरशिप अच्छी की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि बंदा या व्यक्ति जो है या लीडर जो है वो बोलने से पहले सोचता है। कहते हैं ना कि बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बोलिए का मोल रत्न है, ये कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आने। ठीक है, व्हाट इज मोटिवेशन? तो मोटिवेशन का मतलब हो गया कि इनर्जेटिक फील करना, मतलब हैप्पी फील करना और अंदर से कुछ करने की इच्छा होना। तो जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे आपकी लीडरशिप स्किल उतनी अच्छी होगी और आप काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। व्हाट इज इम्पैथी? तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने आप को दूसरे के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना इम्पैथी है। ठीक है, when you are able to put yourself in others shoe and think about a situation, it is known as empathy. Every successful leads you should know how to empathize with others if you want to understand their respect. अगर आप दूसरों से आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आप उसको आप अपने आप को उसके जगह पर रख के देखिए और उनकी समस्याओं को समझिए और उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। तभी आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, तभी आप रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। व्हाट आर सोशल स्किल्स? आपकी सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सामाजिक होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होगी। ठीक है, क्लियर? अब है डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन। Coordination can be described as that individual code which runs through all the activities of the organization and binds them together. It is not a function of the management, rather it is essence of the management, which is needed to at all level at each step of the firm to achieve the objectiveness of the organization. In basic term, coordination means the integration and synchronization of the activities, resources, and efforts of the people working in an organization, which leads to unity of action इन द परस्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है? तो एक तरीका है, ठीक है, जिसमें कि सारे एक्टिविटीज को जोड़ा जाता है। ठीक है, और यह किसी कंपनी का या किसी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बल्कि यह जरूरत है। और जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तक जो है समस्या बनी रहेगी। और अगर हम दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पीपुल के काम, व्यक्ति के काम को, रिसोर्स को, एक्टिविटीज़ को, एफर्ट को अगर कोऑर्डिनेट किया, मतलब मिला दिया जाता है, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी को कुछ करना है तो सबसे पहले वो प्लान बनाएगी। प्लान बनाने के बाद वो लोगों को ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब प्लान बनाएगी, अलग अलग प्लान बना लेगी कि ये रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदना है, यहाँ माल बेचना है, यहाँ बनाना है, तो सब प्लान कर लिया उन्होंने। फिर अब सारे यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, सबको एक जगह ऐड कर, सबके लिए एक चैनल बना दिया। अब वो स्टाफ लाएगी। स्टाफ मतलब जो यहाँ काम करेंगे, अब स्टाफ हो गया। अब इन्होंने स्टाफ्स को डायरेक्ट करेगी कि भैया इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और फिर उन्होंने स्टाफ्स को और ये सारी यूनिट्स को कंट्रोल करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है? देखिए, वी आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, etc. एंड द वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। देखिए, हम सभी को पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी होती है ना, तो वो वहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कहीं पर परचेज का डिपार्टमेंट होता है, कहीं पर सिलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, कहीं पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो सभी आपस में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ताकि सभी एक दूसरे से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, तो यही ज़रूरत होती है। अब इसमें बताना क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है? तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंपनी को ग्रो करना है तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। लोकेशनल डिफरेंस, अलग अलग यूनिट है, अब सबको कनेक्ट करना है तो कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, अब मान लेते कंपनी ये है, ठीक है, एक कंपनी है, अब कंपनी क्या कर रही है, पहले से कुछ प्रोडक्ट्स बेच रही है, अब वो चाहती है कि वो किसी अन्य सेक्टर में अपने प्रोडक्ट्स भी बेचे, कुछ अन्य चीज़ें भी बेचे। तो फिर वो क्या करेगी, अलग यूनिट वगैरह तैयार करेगी। अब अलग यूनिट वगैरह तैयार करेगी तो फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब इसी तरीके स्पेशलाइजेशन, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन की स्पेशलाइजेशन पहले क्या थी, अमेजन की बात करते हैं। अमेजन सबसे पहले किस लिए आया था? अमेजन सबसे पहले एक मार्केट प्लेस बन के आया था शॉपिंग का,
लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अमेजन प्राइम वीडियोस, अमेजन म्यूजिक, अमेजन एलेक्सा, ये वो सब निकाल दिया। तो इन्होंने अमेजन वालों ने अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया और ये इन सब में कोऑर्डिनेशन तैयार हुआ। आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि अमेजन का एक शॉपिंग अकाउंट से आप अमेजन प्राइम वीडियो को भी यूज कर सकते हैं, अमेजन म्यूजिक को भी यूज कर सकते हैं, अमेजन एलेक्सा को भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इसी तरीके का लोकेशनल डिफरेंस, अमेजन का हेडक्वार्टर इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, फिर दुबई में भी है, अलग अलग जगहों पर है, सिंगापुर में भी है, तो सब जगह है। तो अब क्या, सब जगह से एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ता है। अब स्पेशलाइजेशन समझ में आ गया आप लोगों को। स्पेशलाइजेशन पहले आई थी कपड़ा शॉपिंग के मार्केट में, फिर धीरे धीरे डाइवर्स कर लिया, अलग अलग सेक्टर में चले गए। साइनर्जी मतलब होता है ना, एक ही ब्रांड के नाम से कई सारे प्रोडक्ट बेचना। जैसे पहले ओप्पो की बात करते हैं, ओप्पो से रियलमी टूट के अलग हुआ, ठीक है। तो अगर रियलमी अलग से एकदम सेपरेट एंटिटी बन के आती तो रियलमी को मार्केट में दिक्कत हो जाती, मार्केट में लड़ने में, मार्केट में से पार पाने में उसे दिक्कत हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, ओप्पो वालों ने क्या किया, पहले रियलमी को लॉन्च किया, लेकिन रियलमी के ऊपर में लिख दिया था ओप्पो, ठीक है, ओप्पो लिख दिया था, ताकि लोगों को यह समझ में आया कि ये ओप्पो का ही है, ठीक है। और फिर रियलमी का प्रोडक्ट बिकने लग गया। तो इससे क्या हुआ, रियलमी की कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी। तो ओप्पो और रियलमी में कोऑर्डिनेशन हुआ, बाद में ओप्पो वाले अलग हो गए, रियलमी अलग हो गया। ठीक उसी तरह शाओमी में हुआ, शाओमी वालों के साथ हुआ, उन्होंने पोको को लॉन्च किया, पोको है ना, पोको, उसके बाद शाओमी का रेडमी सीरीज। तो सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। उसी तरीके वीवो का, वीवो भी अलग से आईक्यू दे रही है, आईक्यू सीरीज, ठीक है। और भी है कोई क्या, नहीं, तो यही है साइनर्जी, यही सब है। और क्या, राइट ए शॉर्ट नोट्स, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। तो collaboration is a process of working with others to create something new. The output could be a service, product, or artwork, but collaborative process always create. In terms of workplace, collaboration is facilitated by network of connection within and between teams and allows to work together. These are useful. These are purposeful connection oriented towards the continued production and improvement of the company's offerings. देखिए, collaboration क्या होता है कि लोगों का एक साथ जुड़ना, ठीक है, कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट का एक साथ जुड़ना और कुछ नया करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको क्या बताऊं, जैसे फ्लिपकार्ट वाले हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रखा है। तो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ कोलैब कर रखा है। अब इससे क्या हो रहा है कि फ्लिपकार्ट वालों को भी फायदा हो रहा है और एक्सिस बैंक वालों को भी फायदा हो रहा है, दोनों मिल करके अपना काम निकाल रहे हैं। समथिंग न्यू, इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया, तो ये कोलैबोरेशन हो गया। जबकि कोऑपरेशन क्या हो गया, ये क्या होता है कि वर्किंग विद अदर्स फॉर ए कॉमन बेनिफिट, पीपुल असिस्ट ईच अदर एंड कैन एक्सपेक्ट द सेम इन रिटर्न। इन द वर्क प्लेस, कोऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज a readiness to carry out duties and request for the shared benefit of the team and organization. People do not necessarily have to work together directly in order to cooperate. They may carry out entirely separate tasks which are not less dependent on the others work. देखिए, कॉपरेशन में क्या होता है कि लोगों को एक निश्चित डेफिनेट बेनिफिट की आवश्यकता होती है और पीपुल जो है, लोग जो है, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं और फिर अपने आप का एक म्यूचुअल बेनिफिट खोजते हैं। तो ये कॉपरेशन हो गया। हालांकि कोलैबोरेशन कॉपरेशन एक ही है, बताना क्या है इसमें, ठीक है। तो बता दिया फ्लिपकार्ट और एक्सिस वालों का कोलैबोरेशन। कोऑपरेशन में आप मान लेते हैं जैसे आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, हाँ, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हाँ, मुझे एक क्लॉथ बनाना है, ठीक है। अब क्लॉथ बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल मैं दूसरे से खरीदूंगा और फिर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा, मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा। फैक्ट्री किसी और की है, रॉ मटेरियल किसी और का है, क्लॉथ मैंने बना लिया। लेकिन सबने कंडीशन लगा दी कि क्लॉथ जो आप बनाएंगे उसमें से 30% मुझे चाहिए, 30% मुझे चाहिए। तो मतलब जो रॉ मटेरियल देगा, जो कपास देगा, वो भी 30% लेगा और जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेगा वह भी 30% लेगा और जो क्लॉथ बन के आएगा उससे जो बचेगा, बचा खुचा मुनाफा मैं कमाऊंगा। तो हम लोग सभी मिल करके जो काम कर रहे हैं एक बेनिफिट के लिए, तो वो कॉपरेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब है पैरा लैंग्वेज। मैं इसको बता चुका हूँ, नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो बोलते हैं तो आपका टोन, आपकी पिच, वॉल्यूम, इनोटेशन वगैरह जो होती है वही पैरा लैंग्वेज होती है, ठीक है। आपने फुल स्टॉप लगाया तो वो पैरा लैंग्वेज हो गया,
आपने जोर से बोला तो वो पैरा लैंग्वेज हो गया, ठीक है। पॉज, ब्रेक स्पीच में, तो ये सब क्या है, पैरा लैंग्वेज का एक एग्जांपल है। साइन लैंग्वेज, तो यह एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है बॉडीली मूवमेंट के माध्यम से, स्पेशली हाथ और हैंड और आर्म, हाथ और बाह का जो होता है, बाह का जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, उससे जो लैंग्वेज क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। और साइन लैंग्वेज उस समय यूज किया जाता है जहाँ पर स्पोकन कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। इम्पॉसिबल ये तो बता दिए, ये तो बता दिए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर, गुड लिसनर की क्वालिटी क्या है, तो देखिए, लिसनर मतलब होता है सुनने वाला। तो आप कितना अच्छा सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बोलने वाले को अटेंशन दीजिए, पहले उसको बोलने का मौका दीजिए, और जब वो बोल ले, ठीक है, तब आप उसको कुछ टोकिए। डिस्ट्रैक्शन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन अ थिंग्स स्पीकर इज टेलिंग यू। तो जब आप उसको टोकेंगे बीच बीच में, तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और फिर वो अच्छे से आपको समझा नहीं पाएगा। टू बिकम ए गुड लिसनर, लिमिट एज मेनी डिस्ट्रैक्शन एज पॉसिबल, एज गिव द स्पीकर योर अनडिवाइडेड अटेंशन। तो अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए और बातों को ध्यान से सुनिए। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब देखिए, जब आपके सामने कोई बोल रहा है, ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, आप उसको बोल करके मत उससे कम्युनिकेट कीजिए। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इशारों में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इशारों में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर ये आपकी एक गुड क्वालिटी है। पेस द कन्वर्जेशन, बीइंग अ गुड लिसनर ऑफन इंक्लूड ओपनिंग अ डायलॉग and allowing for a conversation to start between you and the speaker. Pace the conversation by determining the goal of the speaker's message and evaluating their non-verbal cues, deciding when it's appropriate to respond instead of rushing to fill silence. Let a speaker finish their thoughts and acknowledge their message accordingly. तो पहले उनके कन्वर्सेशन को कंप्लीट होने दीजिए, स्पीकर बोलने वाले का कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए तभी आप बोलिए, ठीक है, और तब उसके मैसेज को डिकोड कीजिए, तब आप उसके सामने रखिए। अब है आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन, जब कोई स्पीकर, जब कोई वक्ता आपसे सब सारी बातें कर लेता है, तब उसके सामने उससे क्वेश्चन पूछिए जो जरूरत के क्वेश्चन है। द क्वेश्चन यू आस्क शुड बी मीनिंगफुल, जो जरूरत के क्वेश्चन है केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पूछिए, जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको मत पूछिए। रिकॉल प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्पीकर ने आपको दी है, बोलने वाले ने दी है, उसको फिर से डिस्कस कीजिए, उसको समझिए, और अगर कहीं दिक्कत रह गया तो फिर आप उसको सामने से प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, क्लियर। अब प्रोवाइड योर इनपुट बीइंग अ गुड लिसनर। अब जब आप सारी बातों को सुन लेते हैं, सुनने के बाद तब आपको क्या करना है, एक रिस्पॉन्स देना है कि भैया ये आपने ठीक कहा, ये गलत कहा, ये सही है, ये सही है, वगैरह वगैरह। स्किल्स इन स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग, या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स भी इसको हम कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स आर एनी स्किल्स दैट इनेबल यू टू यूज क्रिटिकली थिंकिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। These skills are essential to accomplish business objective of overcome obstacle and address challenges, particularly if they are projected to take weeks, month and year to achieve. देखिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स का मतलब होता है कि एक अलग तरीके से सोचना, और ऐसा सोचना कि जटिल से जटिल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। जैसे मैंने कॉलगेट का एग्जांपल दिया था ना, तो वो एक स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव थिंकिंग का एक एग्जांपल था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कॉलगेट वाले एकदम माथापच्ची कर रहे थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे हम अपने सेल को बढ़ाएंगे। एक बंदा आया, एक झोंके में बता के चला गया। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स में होता है एनालिटिकल स्किल्स। देखिए, एनालिटिकल स्किल्स में क्या हुआ, कॉलगेट वालों ने पहले एनालाइज किया था कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कत है, क्यों हमारी सेल्स कम हो रही है। उन्होंने देखा होगा कि 2-3 महीने में कमी हो गई है, तो एनालाइज किया उन्होंने, फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया, putting a strategy into place for your company regardless of its size requires solid communication skills। फिर उन्होंने कम्युनिकेट किया, अलग अलग एम्प्लॉय से बातें की, और फिर उन्होंने बताया कि भैया हमें मीटिंग वगैरह अरेंज करना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फिर सभी लोग मिल गए, ठीक है, फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड एड्रेस चैलेंज। फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के बाद क्या किया, तो फिर उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। फिर बाद में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फिर बाद में कहा गया, कॉलगेट वालों ने कहा कि होल को बड़ा कर दो भैया, ज़्यादा कॉलगेट निकलेगा, तो ये एक प्लानिंग तैयार हो गई।
अब उसको मैनेजमेंट करने के लिए उसके होल को बड़ा कर दिया गया, बस बात खत्म, मामला क्लोज। व्हाट आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या हैं? तो कम्युनिकेशन को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, सेंडिंग आवर मैसेज टू अदर और टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स, यही एक कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड रिसीवर रिसीव्ड द and the recipient received the message. The process of communication is never smooth as is affected by the barriers of communication. तो देखिए कम्युनिकेशन क्या है, अपने मैसेज को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। और इसमें क्या होता है कि एक सेंडर, एक बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और रिसीवर आप हो गए जो कि आप मेरे मैसेज को सुन रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है, इसमें कुछ समस्याएं भी आती है। जैसे मैं अभी आपको माइक से रिकॉर्ड करके अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी माइक में खराबी आ जाए, कमी आ जाए, तो मेरी बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये BEGA 182 में भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया, BEGS 185 में भी बताया, BEGS 183 में भी बताया। तो ये बात क्लियर है, और BEGLA 138 में भी बताया है शायद, तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। देखिए अब बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? फॉलोइंग आर सम बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सेमेंटिक बैरियर है, सेमांटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये सब मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहला सेमांटिक बैरियर, तो ये लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसे कि दिस बैरियर्स आर कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ सेमांटिक बैरियर कैन बी विटनेस्ड इन कम्युनिकेशन। देखिए लैंग्वेज बैरियर है ये, जैसे मैं इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स करके बातें कर रहा हूँ। अब कोई साउथ के बच्चे होंगे और उन्हें हिंदी नहीं आती जरा भी, तो मेरी बातों को वो रत्ती भर नहीं समझेंगे, तो मेरा कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो वो उनके लिए बेकार हो गया, तो वो बेकार हो गया, तो ये सेमांटिक बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल एज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर और द रिसीवर कैन मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड विच ऑफन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि जो रिसीवर होता है उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि वो मैसेज को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैं कुत्ते की तरफ भौंक लूँ, मैं कितना भी अच्छे तरीके से बोल लूँ, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, आप वीडियो चला के बैठ जाएंगे, आपका दिमाग गुस्से में होगा, तो आप मेरी बातों को सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, देखिए ऑर्गेनाइजेशन छोटी मोटी चीज़ होती नहीं है। यहाँ पर अलग अलग जगह से कई सारे वर्कर्स काम करने को आते हैं। अब काम करने को आते हैं तो कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ लोग, अब जैसे कुछ लोगों को हिंदी अच्छी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है, अब वो आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो एक दिक्कत क्रिएट होगी, और वो जो दिक्कत क्रिएट होगी दैट विल बी नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वाज कल्चरल बैरियर। देखिए कुछ नॉर्थ इंडियन साइड्स के लोग हैं और कुछ साउथ इंडियन साइड के लोग हैं। तो साउथ इंडियन साइड के लोग धोती वगैरह पहनना पसंद करते हैं, और नॉर्थ इंडियन साइड के लोग लुंगी और फुल पैंट वगैरह पहनना पसंद करते हैं। अब दोनों को आपस में मिला दे, और साउथ इंडियन लोग इंग्लिश बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन लोग हिंदी बोलते हैं। उनका नॉर्थ इंडियन कल्चर क्या है कि ये नॉर्थ इंडियन लोग क्या होते हैं कि मतलब एक तरीके से लेस एजुकेटेड होते हैं, जबकि साउथ इंडियन लोग वेल एजुकेटेड होते हैं। तो फिर उनको एक जगह ला के रख देंगे, तो फिर उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो भी टूटा फूटा ही होगा, और इसी को हम कल्चरल बैरियर कहेंगे। फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ बैरियर दैट इज arise due to certain factors like faulty equipment, noise, closed doors, cabins that cause the information sent from sender to receiver to become distorted। देखिए फिजिकल बैरियर में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर सही होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस मीडियम में कुछ दिक्कत है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, माइक मेरी ठीक ना हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मेरी आवाज़ जाएगी ही नहीं, ठीक है, या मेरा वीडियो रिकॉर्डर ठीक ना हो, तो मेरा वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगा, तो फिर अब मेरी आवाज़ पहुंचेगी नहीं और मेरा वीडियो भी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये फिजिकल बैरियर हो गया। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बैरियर when a sender or the receiver of the communication is not in a position to express or receive the message with a clarity due to some psychological physiological barrier like dyslexia or nerve disorder that interferes with speech and hearing। देखिए अब क्या होता है, इस तरीके के बैरियर में क्या होता है कि सेंडर भी सही है, रिसीवर भी सही है, मतलब सेंडर अपने दिल की बातों को समझा सकता है, रिसीवर दिल की बात को समझ सकता है, लेकिन सेंडर के साथ समस्या हो सकता है, उसको कोई बीमारी हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको बोलना ठीक से ना आता हो सकता है वो क्लटर करता हो, हैमर करता हो, तो वो ठीक से बोलेगा नहीं, क्लटर करेगा, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्लियर है।
अब डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये तो ऊपर में बता ही चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प यू टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। कॉलगेट वाला एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ, वो आप लोग पुराने वीडियो में पूरी कहानी सुन लिए होंगे और वहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कॉलगेट का मुद्दा है क्या आखिर। ठीक है, ऑल्दो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ऑफ्टन आइडेंटिफाइज एट इट्स ऑन सेपरेट स्किल, देयर आर अदर रिलेटेड स्किल दैट कंट्रीब्यूट टू दिस एबिलिटी। सम की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूड, नीचे है बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसको भी ये स्लाइड चाहिए 9523779253 पर व्हाट्सएप करके इस स्लाइड को ले सकते हैं। ठीक है, उनकी मदद हो जाएगी। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या होता है कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक सेकंड, पेन ले लो। जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को सुनेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे, उतना अच्छा से प्रॉब्लम सही से आप ठीक कर पाएंगे। जितना रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जितनी क्रिएटिविटी होगी, उतने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद यही है डिसीजन मेकिंग, टीम बिल्डिंग जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छे से आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। दैट इज नॉट एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Problem solving skills are important in every career at every level. As a result, effective problem solving may also require industry or job specific technical skills. For example, a registered nurse would need active listening and communication skills when interacting with patients, but would also need effective technical knowledge related to disease and medication. In many cases, a nurse who would require to know when to consult a doctor regarding a patient's medical needs as a part of solution. देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक तो कोलगेट वाला दे चुका हूँ, एक नर्स वाला भी दे देता हूँ। नर्स जैसे मान लेते हैं नर्स है, नर्स को सबसे पहली बात तो पेशेंट को सुनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पेशेंट कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को समझाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, भैया पेशेंट आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से समझ जाइए। तीसरी बात कि नर्स को अगर मान लेते हैं पेशेंट की समस्या, मतलब पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, पेशेंट की हालत गंभीर होती जा रही है, तो नर्स को एक बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट आना तो चाहिए, ताकि वो एक डिफरेंट लेवल तक पेशेंट को जिंदा रख सके, ताकि वो डॉक्टर से उसको कंसल्ट करवाया जा सके। तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं। व्हाट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी? तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पीपल टू लिव हेल्दी, प्रोडक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड dignified lives and to participate in education and the labor market and civic life. Assistive technology reduced the need for formal health and supporting service, long-term care and work for caregivers. Without assistive technology, people are often excluded, isolated and locked into poverty, thereby increasing the impact of disease and disability on a person, their family and society. देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरीका है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और इंडिपेंडेंट रह सकता है, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकता और एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या करता है कि एक तरीके से लोगों के जीवन को सरल करने की कोशिश करता है, और अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी ना हो तो लोग गरीबी में चले जाएंगे और इस तरीके से उसकी डिजीज, उसकी समस्या भी बढ़नी लग जाएगी। और फिर वो मतलब, हालांकि ये जो है ना असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग लोग यूज़ करते हैं, बूढ़े लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे एक पर्सन है, वो अंधा है, ठीक है, तो उसको पढ़ना है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि की जो यूज़ की जा रही है, वो उसके लिए एक लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, स्क्रिप्ट कहते हैं शायद, स्क्रिप्ट ही कहते हैं, हाँ जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, लिपि। तो ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो एक तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजी होगी। ओल्डर पीपुल, उसे चलना नहीं आता, ठीक है, उसके पैर टूट गए हैं, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए, तो ये भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पीपुल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग डिमेंशिया, ऑटिज्म, किसी को ये सब प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। किसी को डायबिटीज़ वगैरह है, स्ट्रोक वगैरह आते हैं, तो उसके लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को हाई बीपी है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक्यूप्रेशर वाले चप्पल को पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल हुआ असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। ठीक है, हेल्थ वेलबींग एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, तो क्या बेनिफिट है, जैसे मान लेते हैं हियरिंग कि कोई कान से अंधा है, बोल रहा हूँ, कान से बहरा है, तो अगर उसको मतलब ज़्यादा अच्छे से सुनना है तो वो क्या करेगा, बताइए, तो वो हियरिंग एड लगाएगा। ठीक है, उसी तरीके का मैनुअल व्हील चेयर, ये वाला एग्जांपल सब तो मैं दे ही चुका, बताना क्या भाई इसमें। व्हाट इज एम्पैथी स्किल्स? तो सिंपलेस्ट टर्म में एम्पैथी इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमोशन इन अदर एंड टू अंडरस्टैंड
others people perspective on situation at it is most developed. Empathy enables you to use that insight to improve someone's else mood and to support them through challenging situation. Empathy is often confused with sympathy, but they are not the same thing. Sympathy is a feeling of concern for someone and a sense that they could be happier. Unlike empathy, sympathy does not involve shared perspective or emotions. You can feel sympathy for someone you see in tears in the street, for example, without knowing anything about their situation. Sympathy may develop into empathy but doesn't necessarily do so. देखिए empathy कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरीके की एबिलिटी, एक तरीके की क्षमता होती है एक आदमी की, जिसके माध्यम से वो दूसरों के इमोशंस को समझ सकता है, ठीक है, और उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है। एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा सा अंतर होता है। सिंपैथी में क्या होता है दोस्तों कि दूसरों के इमोशंस को समझ गए और थोड़ी बहुत सहानुभूति दे के निकल गए, मतलब थोड़ा बहुत समझा बुझा के निकल गए। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, तो यही एम्पैथी हो गया, ठीक है, क्लियर। अगला है व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स। इट इज द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू द शॉर्ट टर्म चेंज क्विकली एंड calmly so that you can deal with unexpected problem or task effectively. Here are few examples of how you might demonstrate it, ठीक है। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है दोस्तों, जस्ट एक स्किल्स होती है, एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप जो है ना लोगों के सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं लोगों के प्रति। जैसे मान लेते हैं कोई आपका टीम मेंबर है, उसके ऊपर बहुत सारा लोड है, बहुत सारा ओवरलोड है और आप फ्री है, तो आप उनसे कहते हैं लो भैया, दो भैया मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ तुम्हारी, ठीक है। अब मान लेते हैं या फिर कोई वॉलंटियर है, छुट्टी पर है, उसका काम पेंडिंग में है और आप फ्री बैठे हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं ही कर दूंगा ये काम। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी में थोड़ा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी सिमिलर है, ठीक है, आपस में सेम है बट फिर भी सेम नहीं है, तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द वे यू वर्क, विलिंग टू अकोमोडेट अदर नीड्स एंड नॉट बी प्री ऑक्यूपाइड with your own objectives. Adaptable to be prevailing circumstances, having the ability to adapt to the way other people work and cope with difference in conditions and environment. देखिए फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप लोगों के काम को ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो उनकी मदद भी कर देते हैं, लेकिन उनके तरीके को नहीं सीखते हैं, ठीक है, आप अपने तरीके के हिसाब से जीते हैं। लेकिन एडेप्टिबिलिटी में क्या होता है कि आप लोगों के तरीके को सीखते हैं, लोग कैसे कर रहे हैं उसको देख करके आप सीखते हैं, वो कैसे कर रहा है उसको देख करके आप सीखते हैं। तो यही एडेप्टिबिलिटी स्किल्स हो गया, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। एडेप्टिबिलिटी स्किल्स इज आर अ सेट ऑफ स्किल्स which defines as a capacity of an individual to change his actions, course or way to deal with getting things done to suit another circumstance. Being adaptable in your profession can mean you can react rapidly to evolving thoughts, responsibilities, desires, patterns, strategies and other procedures at work. Being adaptable additionally implies having soft skills like communication, interpersonal, critical thinking and problem solving skills. By showcasing your adaptability skills you are revealing that how well you motivated are you try to न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग। देखिए एडेप्टेबिलिटी स्किल्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ। ये एक तरीके की स्किल्स होती है जिसके माध्यम से आप लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मतलब एडजस्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही आपकी क्या हो गई, एडेप्टेबिलिटी स्किल्स हो गई, ठीक है। और ये जो होते हैं इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आना चाहिए आपके अंदर। जितना ज़्यादा आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होगी उतना ज़्यादा आपका एडेप्टेबिलिटी स्किल्स इम्प्रूव होगा, ठीक है, क्लियर। लोगों के साथ मिल करके काम करने की जो स्किल्स है वही इंटरपर्सनल स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लोगों से जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, अपने टीम मेंबर से, मैनेजर्स वगैरह से कम्युनिकेट करेंगे, तो आप उतने ज़्यादा एडेप्टेबल हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप जो है लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे और उतना ज़्यादा आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। टीम वर्क स्किल्स, आप जितना ज़्यादा टीम मेंबर के साथ काम करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी जो है एडेप्टेबिलिटी स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अब देखिए आप लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपनी एबिलिटी को उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इससे क्या होगा,
फिर आप जो है आगे बढ़ेंगे और आपकी एडेप्टेबिलिटी स्किल्स बढ़ेगी। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपकी अच्छी है, आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं और इस तरीके से आप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका करियर आगे बढ़ेगा और फिर आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे तो आपकी एडेप्टेबिलिटी स्किल्स जो है वो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाना कम्युनिकेशन है। इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो अगले पेज में दिखाया गया। यहाँ पर एक छोटी सी ग्राफिक्स दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैसेज शुड बी क्लियर। जो भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें वो क्लियर होना चाहिए, इजीली अंडरस्टेबल होना चाहिए। ऐसा जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर नहीं होगी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। करेक्ट, शुड बी करेक्ट, द मैसेज शुड बी करेक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही होना चाहिए, अगर सही नहीं बोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंप्लीट, जो मैं बोल रहा हूँ वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब हो गया जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो एकदम फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवाई तीर फायर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। तो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन साइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब तिल का ताड़ा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से टू द पॉइंट बातें ही करता हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा फालतू बकवास की बातें मैं उसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब कंसिडरेशन देखिए। कंसिडरेशन में क्या होता है कि जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैसेज देने के बाद आप रिसीवर का भी ओपिनियन जान लीजिए। जैसे मैं आपसे बातें करता हूँ तो मैं लास्ट में कहता हूँ कि जो भी कमी त्रुटि होगी आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो ये कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला है कॉर्टियस। तो देखिए, बोथ द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ द रिसीवर सच दैट मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। द मैसेज शुड नॉट बी बाइस्ड एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शोज रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर। और कॉर्टियस होना चाहिए मैसेज। ऐसा नहीं है कि आप अपनी भावनाओं से हताहत होकर कुछ भी मैसेज कर दिए। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, अब मेरा मन हुआ कि मैं भी बीच में एकदम गाना गाने लग जाऊँ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझे वही बात करनी चाहिए जो जरूरी है और मुझे बाइस्ड होकर नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी एक पक्ष पर गौर करके नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों को बराबर गौर करके बोलना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कम्युनिकेशन का। तो इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, ये 2 हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। चलिए, पहला वाला ये है, डिफाइन सॉफ्ट स्किल्स। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सनैलिटी, बता चुका हूँ। मेजर फैक्टर विच डिटरमाइंस पर्सनैलिटी, बता चुका हूँ। डिस्कस द वेरियस टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग एडेप्टेबिलिटी स्किल्स, बता चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन बता चुका हूँ। पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज बता चुका हूँ। ठीक है, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन प्रिंसिपल क्या है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है ये भी बता चुका हूँ। लर्नेबिलिटी क्रूशियल क्यों है बता चुका हूँ। 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है बता चुका हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ये भी बता चुका हूँ। मेजर वेज टू बूस्ट मेंटल हेल्थ ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बाय सॉफ्ट स्किल्स बता चुका हूँ। डिस्कस्ड मल्टी डायमेंशनल मैनर ये नहीं बताया मैंने, ये मैंने छोड़ दिया, इसको देखेंगे आगे कभी। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट, क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर बता चुका हूँ। स्किल्स इन स्ट्रेटजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग बता चुका हूँ। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया। असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं, ये वाला नहीं हुआ, इसको नहीं बताया मैंने, बट इसके नीचे बता चुका हूँ। मोस्ट क्रूशियल वैल्यूज दैट आर लीडर शुड एग्जिबिट, यूज एग्जांपल्स टू डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट, ये भी बता चुका हूँ। एम्पैथी क्या है ये क्यों जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ये क्यों जरूरी है ये भी बता दिया मैंने। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल क्वेश्चन एंड, ये वाला नहीं बताया मैंने। हाउ कैन वी डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, ये इंटरपर्सनल स्किल्स भैया ये देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब है कि सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स को ही हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। और राइट अ नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। कोई कमी अथवा त्रुटि होगी तो मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।